हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। जितने भी इस वीक से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, बैंक हो, सीएचएसएल हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो या कोई भी अदर वनडे एग्जाम हो, तो इस वीडियो से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको इस चैनल पर मिलकर पढ़ना अच्छा लगता हो तो अपना सहयोग ज़रूर दें। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए भी इसी तरह की और अच्छी वीडियो लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1667 संविधान के अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त संघ बनाने के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित करता है। तो कौन सा आपका देखिए ऑप्शन है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 19 जो है हमें राइट टू फ्रीडम देता है कि हम कहीं भी संघ बना सकते हैं, ये सब के लिए अधिकार देता है। चलिए इसे डिटेल में भी हम देख लेते हैं कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1667 भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्रों के बिना एकत्र होने के अधिकार और संघ बनाने के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 150 या 150, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 158 या अनुच्छेद 160। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अनुच्छेद 153 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल का नया मुख्य कार्यकारी पार्षद चुना गया है। आपका ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखोने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखोने, इन्हीं को चुना गया है। ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखोने को 18 अक्टूबर को लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल का नया मुख्य कार्यकारी पार्षद चुना गया। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह एक स्वायत्त पहाड़ी परिषद है जिसके अधीन भारत के उच्चतम राज्य जम्मू और कश्मीर के लेह के जिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वप्रथम कब गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। आपका ऑप्शन 1947 या 1948 में, 1950 या 51 में, 1955 या 56 में या 1966 या 67 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1966 में यह घोषणा की गई थी। किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसीलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। ठीक है। भारत के सबसे पहले साल 1666 से 1667 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सेलिंग प्राइस की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग निम्न में से कितने वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। आपका ऑप्शन 17 वस्तुओं के लिए, 20, 23 या 30 वस्तुओं के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह 23 वस्तुओं के लिए सिफारिश करता है। तो इससे थोड़ा सा हम डिटेल में भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कृषि लागत और मूल्य आयोग प्रत्येक वर्ष रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब तक CAPC 23 वस्तुओं के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है जिसमें 7 अनाज में कौन कौन है, धान है, गेहूँ है, मक्का है, शरबत है, गोती बाजरा है, जौ है, रागी है और 5 दालें हैं। दालें में कौन है, चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, मसूर है और 7 तिलहन भी है। 7 तिलहन में मूंगफली है, रेपसीड सरसों है, सोयाबीन है, समुद्री घास है, सूरजमुखी है, कुसुम है और निग सीड्स हैं और 4 वाणिज्य फसलें में जैसे खोपरा, गन्ना, कपास और कच्ची जूट शामिल है। टोटल मिलाकर 23
वस्तुएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि उद्योग निकाय इंडिया हाइड्रोजन अलायंस का मुख्य उद्देश्य है। आपका ऑप्शन है भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना, नीले और हरे हाइड्रोजन उत्पादन और भंडार को विकसित करने में मदद करना, नेक्स्ट हाइड्रोजन उपयोग वाले औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण करना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उपर्युक्त सभी करेक्ट हैं। इससे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि उद्योग निकाय इंडिया हाइड्रोजन अलायंस ने 18 अक्टूबर को रिपोर्ट में कहा कि उससे उम्मीद है कि घरेलू हाइड्रोजन उपकरण विनिर्माण और सेवा बाजार 2023 तक 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। और IH2A के उद्देश्य क्या हैं? इसका उद्देश्य है कि भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना, और इसका और एक है कि नीले और हरे हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण को विकसित करने में मदद करना। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन उपयोग वाले औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण करना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल आधारित परिवहन को बढ़ाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ये मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 1.62 लाख करोड़ का चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 के लिए लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है कहाँ पर यह लॉन्च हुआ है? क्या वह बिहार में लॉन्च हुआ है, असम में, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा में? तो इसे लॉन्च किया गया है बिहार के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर को 1.62 लाख करोड़ का बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया। कृषि रोड मैप राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अगले 5 वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने पर भी केंद्रित है। रोड मैप अपनी तरह का चौथा फसल विविधीकरण के साथ साथ बेहतर कृषि विपणन के साथ साथ बीज और सिंचाई के भंडार, प्रसंस्करण और विस्तार पर भी केंद्रित है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में इंडिया स्किल 2023-24 लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इंडिया स्किल 2023-24 इसे लॉन्च किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंडिया स्किल 2023-24 लॉन्च किया और विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 के विजेता को सम्मानित भी किया इसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की 31वीं MQ-9B मानव रहित हवाई वाहनों का समझौता फरवरी 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है? आपका ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान या जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के साथ 31 MQ-9B मानव रहित हवाई वाहनों का सौदा फरवरी 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है और अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 3 साल बाद फरवरी 2027 से इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। MQ-9B 4000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने के लिए की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है कि क्वांटम इंजन का अनुप्रयोग किया जा सकता है क्वांटम कंप्यूटरों में प्रयुक्त कणों के शीतलन के लिए या कमरे में शीतलन के लिए या मोटर वाहनों के शीतलन के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो जो क्वांटम इंजन का प्रयोग है वह क्वांटम कंप्यूटरों में प्रयुक्त कणों के शीतलन के लिए, उसको कूलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्वांटम इंजन का एक अनुप्रयोग क्वांटम कंप्यूटरों में प्रयुक्त कणों के शीतलन के लिए किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटरों को प्रभावित ढंग से संचालित करने के लिए बेहद कम तापमान की आवश्यकता होती है और क्वांटम इंजन संभावित रूप से इन कणों के लिए शीतलन यानी इसे कूलिंग के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि द्रौपदी मुर्मू वर्तमान भारत की कौन सी राष्ट्रपति हैं? क्या वह 14वीं है, 15वीं है, 16वीं या 17वीं है? तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं वह 15वीं राष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली जनजातीय समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति भी हैं और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है बिहार,
कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। और टोटल कितनी सीटें हैं यहाँ पे टोटल 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट कि भारत का राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है जुलाई 15, 2014, जुलाई 15, 2015, जुलाई 15, 2016 या जुलाई 15, 2017। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जुलाई 15, 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। भारत का राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसका प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाता है। कौशल भारत अभियान 15 जुलाई 2015 को, कब? 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किसको कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है अशोक गुलाटी, विजय पाल शर्मा, श्री रामनाथ कोविंद या मनोज सिन्हा। तो विजय पाल शर्मा को फिर से इन्हें अपॉइंट किया गया है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मई 2021 में पद छोड़ने के बाद केंद्र ने विजय पाल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया है। CACP की स्थापना 1965 में शुरू हुई थी। इस समिति के मुख्य रूप से 4 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव और 2 अन्य सचिव शामिल होते हैं। नेक्स्ट कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या वाला नहीं, इसमें घनत्व पूछा है। तो आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला हुआ है बिहार। अगर आपसे पूछेगा जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है तब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। बिहार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यह प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं? 1106 लोग प्रति किलो वर्ग मीटर में रहते हैं। मुंबई का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। मुंबई भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वह आपका अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है कि भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एकमात्र संघीय जांच एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? आपका ऑप्शन है CBI, NIA, ED या NCIB। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है NIA इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने में सक्षम है। नेक्स्ट है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम जो राज्यों को हर जिले के एक अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देता है, यह कब लागू हुआ? आपका ऑप्शन है वर्ष 2011 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2013 में, वर्ष 2019 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वर्ष 2013 में इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। सन 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था। जिन संस्थानों में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। ये अधिनियम 9 दिसंबर 2013 में प्रभाव में आया था। जैसा कि इसका नाम ही इसके उद्देश्य रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता है और उल्लंघन के मामले में पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिए भी एक कार्य करता है। ये अधिनियम विशाखा केस में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को शामिल करता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आपका ऑप्शन है गिलबर्ट फांसो होंगबो या एंटोनियो गुटेरस, बान की मून या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है उसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं गिलबर्ट फांसो होंगबो। इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि टोगो के गिलबर्ट होंगबो को 25 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है जो 1919 में अस्तित्व में आया। वर्तमान में ILO में 187 सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तमान में वैश्विक विकास में चीन और भारत का योगदान 50% है, जिसमें से भारत का योगदान और शेष चीन का है। तो कितना है? 10% है, 12%, 16% या 20%। तो 16% इसका करेक्ट आंसर है। वर्तमान में वैश्विक विकास में चीन और भारत का योगदान 50% है, जिसमें से भारत का योगदान 16% और शेष चीन का योगदान है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का यह 16% योगदान अगले 5 वर्षों में बढ़कर 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि IMF के उद्देश्य निम्नलिखित में हैं। क्या क्या IMF के उद्देश्य हैं? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को सुधारना और बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना या उपर्युक्त सभी। तो IMF के जो उद्देश्य हैं वह उपर्युक्त सभी हैं। उपर्युक्त इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल में देख लेते हैं कि IMF का गठन कब हुआ था? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में शुरू किया गया था। IMF 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया। कब आया? 1945 में। और आज यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें कितने देश हैं? टोटल 189 सदस्य देश शामिल है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं, यह भी देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। विश्व के वैश्विक मौद्रिक सहयोग को सुधारना और बढ़ावा देना, विनिमय दर स्थिरता को समाप्त या कम करके वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, या संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, या आर्थिक सहायता और सतत आर्थिक विकास के माध्यम से उच्च रोजगार को बढ़ावा देना, या दुनिया भर में गरीबी कम करना। यह सब इसके मुख्य उद्देश्य हैं IMF के। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो ग्रीष्म मानसून के मौसम के दौरान भारत पर हावी रहता है, इस दौरान देश को वार्षिक वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन क्या 45% होता है, 55, 65 या 75%? तो इससे भारत को टोटल 75% वर्षा का जल प्राप्त होता है। डिटेल में देख लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप का प्राथमिक वर्षा ऋतु है। ग्रीष्म मानसून के मौसम के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून देश पर हावी रहता है। इस समय के दौरान देश में वार्षिक वर्षा का लगभग 75% प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट 3 से 6% हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी? आपका ऑप्शन है वर्ष 1855 में, वर्ष 1865 में, वर्ष 1875 में, वर्ष 1885 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वर्ष 1875 में। डिटेल में देख लेते हैं कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में कोलकाता में इसके मुख्यालय के साथ ही की गई थी, लेकिन बाद में इसे 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और फिर 1944 में दिल्ली संस्थानित कर दिया गया था। फिर उसे दिल्ली ला दिया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। यह मौसम संबंधी अनुमान, मौसम की भविष्यवाणी और भूकंपीय विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। IMD का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में एक ग्लेशियर झील विस्फोट ने चुंगथांग बांध को नष्ट कर दिया था। यह बांध किस राज्य में है? तो डायरेक्ट पूछेगा कि चुंगथांग जो बांध है वह किस राज्य में है? तो क्या वह असम में है, त्रिपुरा में है, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में? तो चुंगथांग बांध जो है वह असम में है। हाल ही में ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी है कि ग्लेशियर झील विस्फोट ने सिक्किम में बाढ़ ला दी और चुंगथांग बांध को नष्ट कर दिया। यह जल विद्युत पर भारत की निर्भरता को कम नहीं करेगा। चुंगथांग बांध सिक्किम में अवस्थित है, यह इसका करेक्ट उत्तर था। नेक्स्ट है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना वर्ष 1897 में कहाँ स्थापित की गई थी? दार्जिलिंग में, मसूरी में, देहरादून में या लेह में? तो जो यह इसका करेक्ट आंसर है वह है दार्जिलिंग, इसका करेक्ट आंसर है।
डिटेल में देख लेते हैं कि भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के सिद्धापोंग में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता 130 मेगावाट थी और 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी के तट पर 130 किलोवाट क्षमता का दूसरा जल विद्युत गृह बनाया गया। नेक्स्ट है कि कर्नाटक राज्य में प्रधान मंडल शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन है तटीय क्षेत्र करावली, पहाड़ी क्षेत्र मालेनाडु, दक्षिण का पठार या उपर्युक्त सभी। तो कर्नाटक राज्य में जो प्रधान मंडल है वह सभी हैं, तीनों है, यानी उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। कर्नाटक राज्य के 3 प्रधान मंडल हैं, तटीय क्षेत्र करावली, पहाड़ी क्षेत्र मालेनाडु जिसमें पश्चिमी घाट आते हैं, तथा तीसरा वयालुसीमी क्षेत्र जहां दक्षिण का पठार का क्षेत्र है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वयालुसीमी के में आता है और इसका उत्तरीय क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि वर्ष डैश का राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र देश के बीच राजनयिक संबंधों के लिए एक रूपरेखा को परिभाषित करता है। आपका ऑप्शन 1955, 1961, 1965 या 1971। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1961। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि वर्ष 1961 का राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों के लिए एक रूपरेखा को परिभाषित करती है। इसका उद्देश्य है कि प्रथाओं और सिद्धांतों के एक समान सेट के माध्यम से सरकारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट है कि मन की बात कार्यक्रम में कौन से प्रसारण में पीएम मोदी ने वीरों को याद करने के लिए देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि मेरी माटी मेरा देश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, वह आप इसको देख लीजिएगा जरूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 103वें में मन की बात में, ठीक है। और डिटेल में देख लेते हैं कि मन की बात कार्यक्रम के 103वें प्रसारण में पीएम मोदी ने वीरों को याद करने के लिए देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के जानकारी के अनुसार मेरी माटी मेरा देश अभियान के भव्य समापन में देश भर से एकत्र की गई मिट्टी वाला एक विशाल घड़ा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं। आपका ऑप्शन है जस्टिन ट्रूडो, जॉर्जिया मेलोनी, एलिजाबेथ बोर्न या इमैनुअल मैक्रोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वर्तमान में कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वह है जस्टिन ट्रूडो। यह एक कनाडा के राजनेता, लिबरल पार्टी के नेता और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन कनाडा के 15वें प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो और मार्गरेट ट्रूडो के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वह पहली बार पेपिनेऊ के चुनावी क्षेत्र से 2008 में और फिर 2011 और 15 में दोबारा चुने गए। नेक्स्ट है कि एक जल निकाय जो ग्लेशियर के सामने से घिरा होता है निम्नलिखित में से उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका सीमांत झील, उसे सीमांत झील कहा जाता है, ठीक है। एक जल निकाय जो ग्लेशियर के सामने से घिरा होता है उसे सीमांत झील कहा जाता है और एक जल निकाय जो ग्लेशियर से ढका होता है उसे जो ढका होता है उसे हिमनद झील कहा जाता है, हिमनद झील कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के मुंबई में पश्चिम घाट पर डैश है जिसका मुख्य उद्देश्य मुंबई को बिजली उपलब्ध कराना था। तो वह जिसका जो करेक्ट आंसर है वह टाटा जल विद्युत परियोजना इसका करेक्ट उत्तर है। महाराष्ट्र के मुंबई में पश्चिम घाट पर टाटा जल विद्युत परियोजना है जिसका उद्देश्य मुंबई को बिजली जो है उपलब्ध कराना था। भारत में जल का विशाल भंडार है, इस दृष्टि में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कब भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना आपकी कब की गई थी ये पूछा है। तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी 25 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर, या 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतः एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत
से प्रतिनिधि संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत में कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में कौन सी निर्वाचन प्रणाली है? तो यहाँ पर है संसदीय प्रणाली। तो संसदीय इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली ने अंगीकृत किया है। संसद में भारत के राष्ट्रपति एवं 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। राज्य का संघ होने के कारण भारत में के प्रत्येक राज्य में अलग अलग राज्य विधायकें होती हैं। राज्य विधायकों में राज्यपाल और 2 सदन विधान परिषद और विधानसभा शामिल है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 2013 में की गई थी। 2013 इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण एक प्राधिकरण है जो भारत के केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत बनाया गया। यह अधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेशों पर अपील की सुनवाई के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि डैश के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 इसका करेक्ट उत्तर है। अब डिटेल में थोड़ा सा हम अनुच्छेद 123 के बारे में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 123 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। और अनुच्छेद 142(2) के तहत इसके अवमानना के आरोपों में किसी भी व्यक्ति की जांच तथा उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया। उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में डैश है। तो यह क्या डैश है? यह संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय इसका करेक्ट उत्तर है। डिटेल में देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338(b) के तहत इसे एक संवैधानिक निकाय बनाने के लिए संविधान में इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो इसका जो उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMIRDA ग्राउंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है कि पहला मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह मुंबई में किया गया था। तो मुंबई इसका करेक्ट उत्तर है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है। पहला मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2016 में मुंबई में आयोजित किया गया था। दूसरा समुद्री शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 2021 में किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में संचालित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की गति कितनी है? तो क्या वह 150 है, 180, 190 या 200? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगी 180 किलोमीटर प्रति आवर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसमें नमो भारत भी कहा जाता है। यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए समर्पित भारत का पहला मास रैपिड सिस्टम है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलने वाला एक सक्षम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नॉलेज इकोनॉमी मिशन, कौन सा नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ हुआ है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ आपका केरल में हुआ। तो केरल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और केरल जो सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। इस जो पहल की घोषणा 4 जून को राज्य के बजट में की गई थी। नेक्स्ट है कि गगनयान कार्यक्रम के पहली 2 उड़ानों में
डैश अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएगा। तो 1, 2, 3 या कोई नहीं, तो इसका कोई नहीं इसका करेक्ट उत्तर है। इसरो अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। गगनयान के तहत कुल 3 उड़ानें भरी जानी हैं। पहली 2 उड़ानों में कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं जाएगा। तीसरी उड़ान में 3 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यह इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है, यह सभी लोगों को पता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कहाँ, कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में है। हाल ही में किस कंपनी ने जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त किया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड विनर वो है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न कंपनी REC लिमिटेड को प्रभावी संकट मूल्य मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करने की प्रतिबद्धता के लिए जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि डैश के फ्रैंकफर्ट में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। फ्रैंकफर्ट बुचमेश दुनिया के सबसे प्रशंसित पुस्तक मेलों में से एक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है जर्मनी। जर्मनी इसका करेक्ट आंसर। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। फ्रैंकफर्ट बुचमेश दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरस्कार मेलों में से एक है। इस मेले में दुनिया भर से आने वाले बहुत से प्रतिभागियों और आगंतुकों का स्वागत किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास डैश क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां होती हैं। तो क्या मूल, अपीलीय, सलाहकारी। तो उपयुक्त तो सभी इसका सही है, यह तीनों शक्तियां होती हैं। भारत का उच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है और मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं और इसके पास मूल, अपीली और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां भी होती हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य चुनाव आयोग निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य में नगर निकायों के चुनाव करवाना, राज्य में नगर पंचायतों के लिए चुनाव करवाना, स्थानीय निकायों के चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू करना है। तो राज्य में जो चुनाव आयोग का ये उपयुक्त तीनों काम है, तो तीनों इसका करेक्ट उत्तर है। उपयुक्त सभी करेक्ट हैं। डिटेल में देख लेते हैं कि राज्य चुनाव आयोग एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए। और भारत में चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं वो देख लेते हैं कि राज्य में नगर निकायों के लिए चुनाव करवाना, राज्य में नगर पंचायतों के लिए चुनाव करवाना, स्थानीय निकायों के चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू करना, नए परिवर्धन के साथ मतदाता सूची को अद्यतन करना, निर्वाचन नामावलियों को हटाने यदि कोई हो के साथ अद्यतन करना, यह इसकी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। हाल ही में किस राज्य मानवाधिकार आयोग ने बाल दुर्व्यवहार के मामलों में सजा की गिरती दर पर चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों से इसके समाधान में हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है केरल। केरल ने यह मांग की है। बाल दुर्व्यवहार के मामलों में सजा की गिरती दर पर चिंता व्यक्त करते हुए केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने केरल उच्च न्यायालय और गृह विभाग को पत्र लिखकर इस मुद्दे में के समाधान में हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो यह इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट कि राज्य मानवाधिकारों आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल इसका करेक्ट उत्तर है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें उनके पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति इन्हें उसी आधार पर उसी तरह पद से हटा सकते हैं जिस प्रकार वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को हटाते हैं।
नेक्स्ट है कि भारत टैक्स एक्सपो 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी को कहाँ किया जाएगा? तो यह दिल्ली में किया जाएगा, तो दिल्ली इसका करेक्ट उत्तर है। भारत टैक्स एक्सपो का आयोजन अगले साल 26 से 29 फरवरी को राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित भारत मंडपम और यशोभूमि परिषद में होगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन अगले साल 26 से 29 फरवरी को राजधानी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम और यशोभूमि परिसरों में होगा। इसकी परिकल्पना दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा मेले के रूप में की गई है। नेक्स्ट है कि वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने के लिए कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो पीयूष गोयल जी ने कस्तूरी कॉटन भारत या जो पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय वस्त्र वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट लॉन्च की। कस्तूरी कॉटन भारत भारतीय कपास की ब्रांडिंग, टेस्टेबिलिटी और प्रमाणन की पूरी जिम्मेदारी एवं स्वयं नियमन के सिद्धांत पर काम करने के लिए एक वस्त्र मंत्रालय, भारतीय कपास निगम, व्यापार नियमों और उद्योग की एक संयुक्त पहल है, जिससे कि वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि बच्चों को यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से संरक्षण हेतु किस वर्ष संसद द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को पारित किया गया? क्या यह 2012 में किया गया? हाँ, यह 2012 इसका करेक्ट उत्तर है। बच्चों के यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की बुराई को प्रभावित ढंग से संबोधित करने में उद्देश्य से वर्ष 2012 में संसद द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो पारित किया गया था। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 12 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख है, जिसका अन्य राज्य सरकारों, बाल कल्याण समिति सहित किसी को भी पालन करना होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है? तो वह है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग इसका करेक्ट आंसर है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह देश के औद्योगिक उत्पादन का 14%, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.4%, कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन का 20% व कुल निर्यातक के 23% की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है कि भारत में कपास की कौन सी प्रजाति उगाई जाती है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी अर्बेरियम, हर्बेसियम या जी बारबाडोस, यह तीनों उगाई जाती हैं। भारत में कपास की 4 प्रजातियाँ हैं, गॉस्पियम, अर्बेरियम, हर्बेसियम, जी बारबाडोस तथा जी हिर्सुटम, यह उगाई जाती हैं। कपास का अधिकांश उत्पादन 10 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में किया जाता है, जिन्हें निम्नानुसार 3 विधि कृषि परिस्थितियों क्षेत्र में विभाजित किया गया है। जैसे उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दक्षिणी क्षेत्र में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु। हाल ही में किस देश ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को रद्द करने का विधेयक पारित किया? तो उसने रूस ने किया। रूस इसका करेक्ट उत्तर है। रूस ने व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को रद्द करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिससे परमाणु हथियारों के होड़ की फिर से संभावना है। नेक्स्ट है कि डैश अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निगरानी प्रणाली तैनात कर रही है। तो वह कौन कर रही है? अब भारतीय सेना यह कर रही है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निगरानी प्रणाली तैनात कर रही है। 140 AI आधारित निगरानी प्रणाली तैनात की गई है, जिसमें उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरा, सेंसर, मानव रहित हवाई विमान फीड और रडार फीड शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारत सरकार के निर्देशक के उपरांत अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया? तो कनाडा ने यह काम किया है। कनाडा ने भारत सरकार के निर्देशक के उपरांत अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया। भारत ने 2 हफ्ते पहले कनाडा से कहा था कि दिल्ली में अपने उच्चायोग से दर्जनों
कर्मचारियों को वापस बुला लें, वरना उन्हें मिलने वाली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।